हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपसे ये वादा किया गया था पिछले व्याख्यान के अंदर कि अब अपन जब भी मिलेंगे अगले व्याख्यान के अंदर तब एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आप सभी लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो कि आपके सामने बोर्ड पर उल्लेखित किया भी गया है। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, जब भी अपन भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं तो अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ, मूल संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। तब संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी, वो थी 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन वर्तमान में इन अनुसूचियों के अंदर संशोधन होते होते ये जो अनुसूचियां हैं वो बढ़ कर के कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अपन इन सभी अनुसूचियों की डिटेल से व्याख्या करने वाले हैं, तो सभी अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस व्याख्यान के अंदर। देखिए दोस्तों, जब भी अपन लोग अनुसूचियों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब मूल संविधान लागू हुआ उस समय जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या थी 8। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। कब? जब मूल संविधान लागू हुआ। मूल संविधान का मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है। यदि अपन बात करें कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, तो वर्तमान के अंदर जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? मैंने आपको पहले बता दिया है। कितने? 12 अनुसूची है। ठीक है ना? अब अपन इन प्रत्येक अनुसूची के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुसूची प्रथम में क्या दिया गया है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो अनुसूची प्रथम में दिया गया है। यानी इसमें यह कहा गया है कि भारत के 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है, उसका जो क्षेत्र है वो अनुसूची प्रथम के अंदर है। ठीक है ना? भारत का राज्य क्षेत्र दिया गया है किसमें? अनुसूची प्रथम के अंदर। ठीक है ना? भारत का राज्य क्षेत्र, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश। ठीक है ना? 8 संघ शासित प्रदेश। अब आपसे एग्जामिनर है ना, वो कई प्रकार के सवाल करता है, ये आपको पता है, क्योंकि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें उस प्रकार के सवाल बनाने जायज़ भी है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि आपसे एग्जामिनर ये सवाल करें कि जब भी किसी नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का गठन किया जाता है या फिर किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के अस्तित्व को समाप्त किया जाता है, तो जो परिवर्तन होता है वो संविधान के किस अनुसूची में होता है। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अनुसूची प्रथम में होते हैं वो परिवर्तन। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जब भी किसी नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का गठन किया जाना हो अथवा उनके अस्तित्व को समाप्त करना हो,
उनके अस्तित्व को समाप्त करना हो तो जो परिवर्तन होता है वो किस में होगा? अनुसूची 1 में। परिवर्तन किस में होगा? अनुसूची प्रथम के अंदर। अनुसूची प्रथम में परिवर्तन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जब भी नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का गठन किया जाता है या उनके अस्तित्व को समाप्त किया जाता है तो जो परिवर्तन होता है वो अनुसूची 1 में होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या अभी तक भारतीय संवैधानिक इतिहास में किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया गया है या फिर नए संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया है? तो बिल्कुल ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगस्त 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका अस्तित्व समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर के जो राज्य है उसके अस्तित्व को समाप्त करके 2 नए संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। किसको? कि अगस्त 2019 के अंदर, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को समाप्त कर समाप्त करके 2 नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए। ये आपको पता होना चाहिए। कब किया गया ये परिवर्तन? 2019 के अंदर, ठीक है ना। ये तो थी अनुसूची प्रथम। अब अपन बात करेंगे अनुसूची द्वितीय पर, यानी अनुसूची 2 पर। देखिए दोस्तों, अनुसूची 2 में क्या बताया गया है कि भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन का जो उल्लेख है वो किस में? अनुसूची 2 में है। किस में? अनुसूची 2 के अंदर। तो अनुसूची 2 देख लेते हैं अपन। अनुसूची 2 अनुसूची 2 में क्या है कि भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनके पदों के वेतन का जो उल्लेख है वो किस में है? वेतन का उल्लेख किस में? अनुसूची 2 के अंदर है। भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ यहाँ पे कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है उसको क्या उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है क्या? बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, मिलता है कि नहीं मिलता? देखिए दोस्तों, ये आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए नोट लगा करके कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये बात किस में, अनुसूची 2 के अंदर है। अब अपन बात करेंगे अनुसूची 3 पर। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है कि इसमें अनुसूची 2 के अंदर तो जो संवैधानिक पद है उनके वेतन का उल्लेख है, और अनुसूची 3 में जो संवैधानिक पद हैं उनके शपथ का उल्लेख इसमें मिलेगा अनुसूची 3 के अंदर। तो देखिए अपन बात करेंगे अनुसूची 3 के अंदर। अनुसूची 3 में आपको ध्यान यही रखना है कि जो भारतीय संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ का उल्लेख इसमें अनुसूची 3 के अंदर है। अनुसूची 3 में क्या है, भारतीय संवैधानिक जो पद हैं, भारतीय संवैधानिक पदों की जो शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख वो किस में है, अनुसूची 3 में है। किस में, अनुसूची 3 में, ठीक है ना। भारतीय संवैधानिक पद है उनकी शपथ का उल्लेख इसमें अनुसूची 3 के अंदर है। लेकिन यहाँ से फिर एक सवाल और पूछता हूँ मैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो ये पद होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख इस अनुसूची 3 में है क्या? बोलो यस या नो। इस अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख किस में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है। उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, 3 में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख किस में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे अनुसूची 4 के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी अपन अनुसूची 4 की बात करते हैं तो अपन लोगों को ये स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि अनुसूची जो 4 हैं उसमें क्या बात लिखी हुई है कि जो राज्यसभा है उसके लिए जो निर्वाचन स्थान है वो राज्य में उसका आवंटन किया गया है। किसका, राज्यसभा में, ठीक है ना। तो अनुसूची 4, देखिए अनुसूची 4 को अपन ऊपर ही पढ़ लेते हैं ना। अनुसूची 4 क्या कहा गया है इसमें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, निर्वाचन स्थानों का आवंटन है, आवंटन राज्यों में किया गया है, राज्यों में किया गया है, राज्यों में किया गया है। देखिए राज्यों में किस प्रकार से किया गया है, तो अपन समझते हैं कि ये संसद है अपनी, ठीक है। और इस संसद के आप जानते हो कि संसद के कितने भाग हैं, 2। कौन कौन से, तो एक तो आपका हो गया लोकसभा, ठीक है ना, और एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया राज्यसभा। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो आपको पता है कितने, 545, ठीक है ना। और राज्यसभा के सदस्य कितने, 245, ठीक है ना। इन 245 ये सदस्य हैं, इनमें से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये 245 सदस्य है, इनमें से 12 सदस्य तो मनोनीत करते हैं कौन, राष्ट्रपति। 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है ना।
और उसके अलावा ये जो 233 सदस्य होते हैं ना, ये निर्वाचित होते हैं अलग अलग राज्यों से। और अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, ठीक है ना। तो ये जो 10 सीटें हैं, इसका आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 4 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे अनुसूची 5 के अंदर। ये अनुसूची थी 4, जिसमें राज्यसभा के जो स्थान है निर्वाचन, उनका आवंटन किया गया है, ठीक है ना। अनुसूची 5 में क्या है कि भारत जो राज्य है, इसके अंदर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, और उन अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो प्रशासन है उसका उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 5 के अंदर है, ठीक है ना। तो अनुसूची 5 को अपन देख लेते हैं। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में क्या है कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र, उसमें जो प्रशासन है, प्रशासन किया जाता है अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर, उस प्रशासन का उल्लेख किसमें है? प्रशासन का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 5 के अंदर, अनुसूची 5 में है। किसका? जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जो प्रशासन किया जाता है, उस प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 5 में है, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ बनता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वो किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जिस किसी भी क्षेत्र के अंदर अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। ये तो है अनुसूचित क्षेत्र के जो प्रशासन है उसका उल्लेख अनुसूची 5 के अंदर, ठीक है। और एक अनुसूची अगली आती है, वो अनुसूची 6। इसमें भी अनुसूचित क्षेत्र के जो प्रशासन है उसका ही उल्लेख है, लेकिन इसमें प्रॉपर स्थान दिया गया है, ठीक है ना। जैसे त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है, मिजोरम है। इन प्रॉपर जो स्टेट है, इनमें जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन का उल्लेख किया गया है किसके अंदर? अनुसूची 6 के अंदर प्रशासन का उल्लेख किसमें? अनुसूची 6 के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही फर्क है बस अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंदर। अनुसूची 5 में क्या है कि डायरेक्ट शब्द दे दिया अनुसूचित क्षेत्र और उसके प्रशासन का उल्लेख दे दिया अनुसूची 5 में, ठीक है। और अनुसूची जो 6 है उसमें प्रॉपर राज्यों के नाम दे दिए गए, त्रिपुरा, मिजोरम है, मेघालय है, इनके प्रॉपर राज्यों के नाम दे दिए गए। और इसमें जो प्रशासन किया जाता है इन अनुसूचित क्षेत्रों में, उसका उल्लेख कर दिया गया किसमें? अनुसूची 6 में, ठीक है। ये थी अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अब अगली अनुसूची आती है अपनी, कौन सी? अनुसूची 7। देखिए अनुसूची 7 में क्या है कि संघ शासित प्रदेश होते हैं और राज्य होते हैं, ठीक है। तो संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का आवंटन करने के लिए सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची और राज्य सूची, ठीक है। और एक जो तीसरी अनुसूची आती है वो आती है कौन सी? समवर्ती सूची। देखिए दोस्तों, जो केंद्र सरकार है वो किस पर? संघ सूची पर कानून बनाती है, ठीक है। और जो राज्य सरकारें होती हैं वो राज्य सरकारें किस पर कानून बनाती है? राज्य सूची पर, ठीक है। और उसके अलावा संघ सूची होती है, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जब किसी भी आपातकालीन की स्थिति पैदा हो जाती है
तो जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास भी होता है। ये बात भी आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। तो देखिए अपन अनुसूची 7 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है कि भारत में शक्तियों का आवंटन करने के लिए, शक्तियों के आवंटन के लिए आवंटन के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। सूचियां बनाई गई है। कौन कौन सी? तो पहले लिखो आप संघ सूची, संघ सूची, ठीक है। उसके बाद में दूसरी राज्य सूची, ठीक है। और 3 नंबर जो सूची आती है वो कौन सी आती है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसके बारे में अपन लोगों ने चर्चा कर ली है कि अनुसूची 7 में भारत की जो शक्तियां हैं उनका आवंटन किया गया है, और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों जो सूचियां हैं उसका उल्लेख इसमें है, अनुसूची 7 में है, ठीक है ना। उसके बाद में अगली जो अनुसूची है वो है 8, ठीक है। और अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जब भारतीय संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान के अंदर अनुसूची जो 8 है उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। और वर्तमान में इन भाषाओं के अंदर संशोधन होते हुए कितने भाषाएं हो चुकी है? 22 भाषाएं हो चुकी है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अपन अनुसूची 8 पर, ठीक है ना। अनुसूची 8 पर, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख किसमें? अनुसूची 8 में। जब मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में ये भाषाएं हैं वो कितनी हो चुकी हैं? कितनी हो चुकी है? वर्तमान में ये भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हो चुकी हैं। कितनी भाषाएं हो चुकी है? 22 भाषाएं हो चुकी है वर्तमान में, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे कि पंद्रहवीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, और उसके बाद में जो जिस प्रकार से भाषाएं जोड़ी गई उन सभी का अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो पंद्रहवीं भाषा जोड़ी गई इसके अंदर वो कब जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई, पहले तो आपको पता हो ये होना चाहिए। तो पंद्रहवीं जो भाषाएं जोड़ी गई, भाषा जोड़ी गई, वो जोड़ी गई सिंधी भाषा, सिंधी भाषा, ठीक है ना। कब जोड़ी गई ये सिंधी भाषा? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो संविधान के अंदर पंद्रहवीं भाषा जोड़ी गई वो भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा, ठीक है। और जोड़ी कब गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें भाषा 16, 17 और 18 की, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए 16वीं भाषा आपकी जोड़ी गई, वो जोड़ी गई नेपाली। कौन सी? नेपाली भाषा, ठीक है। और 17वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई आपकी? मणिपुरी, मणिपुरी भाषा। और 18वीं जो भाषा जोड़ी गई वो जोड़ी गई कोंकणी भाषाएं, कोंकणी भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। कब जोड़ी गई ये? तो आपको पता रखना है
मालूम होना चाहिए कि जो 16वीं 17वीं और 18वीं भाषाएं जोड़ी गई, कौन सी 16वीं भाषा जोड़ी गई नेपाली, 17वीं भाषा जोड़ी गई मणिपुरी और 18वीं भाषा जोड़ी गई कोंकणी, और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो बिल्कुल ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बात किसमें? अनुसूची 8 के अंदर है। अब अपन बात करेंगे जो 19वीं 20वीं और 21वीं और 22वीं जो भाषाएं जोड़ी गई उनके बारे में भी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है ना, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो भाषाएं जोड़ी गई, कौन सी संविधान के अंदर भाषाएं जोड़ी गई 19 20 21 और 22वीं भाषा। ठीक है ना, देखिए 19वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? कौन सी जोड़ी गई? बोडो भाषा। ठीक है, फिर 20वीं भाषा जोड़ी गई डोगरी भाषा जोड़ी गई 20वीं, और 21वीं जो भाषा जोड़ी गई वो जोड़ी गई मैथिली। कौन सी? मैथिली 21वीं भाषा जोड़ी गई, और जो 22वीं भाषा जोड़ी गई वो जोड़ी गई संथाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई? 22वीं संथाली। ठीक है, देखिए 19वीं भाषा बोडो, 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली और 22वीं भाषा संथाली जोड़ी गई। ठीक है, और ये जोड़ी कब गई? तो आपको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कब? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? वर्ष 2004 के अंदर, वर्ष 2004 में ये भाषाएं संविधान के अंदर जोड़ी गई थी। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, ये था अपना टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, जो मैं ये सोचता हूँ कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। और भारतीय संविधान के जो अन्य सूचियाँ बची हैं 4, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची, उनके बारे में अपन बात करेंगे अगले व्याख्यान में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।